ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। एलजेपी में कब्जे की लड़ाई में चाचा भतीजा आमने सामने। चिराग ने राजू तिवारी को बनाया बिहार एलजेपी का अध्यक्ष। लोजपा पारस गुट के अध्यक्ष का चुनाव। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 67,256 नए केस। एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। गाजियाबाद के पिटाई कांड में अब तक 5 गिरफ्तार। स्थानीय नेता पर भी विवादित बयानों पर केस दर्ज। बुजुर्ग ने शिकायत में पिटाई का किया जिक्र। और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा ट्रेन हादसा। नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2.5 घंटे अटकी रही यात्रियों की सांसें, कई ट्रेनें लेट। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको। उत्तर प्रदेश से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। गोरखपुर का आज दौरा वो कर रहे हैं और इस बीच ये जनता दरबार जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। जनता की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया है, जिसमें निस्तारण के भी आदेश दे दिए गए हैं। जो भी समस्याएं लोगों को थी उनके निस्तारण के आदेश दे दिए गए। गोरखनाथ मंदिर में दरबार ये लगाया गया है। फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर मंदिर में उन्होंने एक जनता दरबार लगाया, जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस खबर पर गोविंद कुशवाहा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इस मामले में, जिस तरह से ये आज दरबार लगाया गया है सीएम योगी द्वारा? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर दौरे पर आते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है। फिलहाल कोविड काल में कुछ महीनों से जनता दर्शन कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार फिर जनता दर्शन उन्होंने लगाया, जहाँ गोरखपुर जनपद के अलावा बाहर दूर दराज के जनपद से भी फरियादी आए थे और वहां पे मौजूद अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इनके जो भी परेशानी उसका निस्तारण किया जाए। जी, किस तरह की समस्याएं लोगों की देखने को मिली यहाँ पर गोविंद? जी, ज्यादातर समस्याएं जमीन संबंधी आई हुई थी, कुछ समस्याएं पारिवारिक थी। तो कुल मिलाकर कहें ज्यादातर समस्याएं जो थी वो जमीन के संबंधी थी, मामले आए थे।
तो सभी समस्याओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं निस्तारण के, तो आखिर कितना समय इनको लगेगा निस्तारण के लिए? जी, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि जो भी समस्याएं हैं जल्द निस्तारण किया जाए और उसको मॉनिटरिंग भी की जाती है कि कहाँ की समस्याएं ज्यादा आ रही है, वहाँ के अधिकारियों से वार्तालाप भी किया जाता है और वहाँ जो भी अधिकारी हैं गोरखपुर के दौरे पर गोविंद सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैं, क्या कुछ उनकी और कोई प्लानिंग है या सिर्फ जनता दरबार के लिए वो आए थे? नहीं, जनता दरबार के बाद सीधे वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे जहां कोविड जो तीसरी लहर की आशंका है उसके मद्देनजर बच्चों के लिए इको वार्ड बनी है उसका निरीक्षण करेंगे। वहां पे वो स्वास्थ्य बैठक करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद वो नगर निगम में आएंगे जहां रेहड़ी पटरी व्यवसायी जो है उनका टीकाकरण होगा, उनसे वो बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला सफलता के सोपान पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें अपना चेयरमैन बना दिया है। नडेला जॉन थॉम्पसन का स्थान अब लेंगे। गौरतलब हो कि सत्या नडेला साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। इसके बाद लिंक्डइन, नॉनसेंस और कम्युनिकेशन और जेनमिन जैसी कई कंपनियों के अरबों डॉलर के अधिग्रहण में सत्या नडेला की अहम भूमिका रही है। कंपनी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि थॉम्पसन अब प्रमुख इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। थॉम्पसन ने साल 2014 में बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स अब कंपनी के बोर्ड में नहीं हैं और वो बिल और मेलिंडा गेट्स के परोपकारी कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में प्रति शेयर 56 सेंट का तिमाही लाभांश देने का निर्णय भी लिया है। भारत में कोरोना की वजह से ही हो रहे विनाश के कारण माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी काफी दुखी थे। उन्होंने इस स्थिति में मदद का भी भरोसा भारत को दिलाया था और मदद की भी थी। वहीं कोरोना वायरस को मात देने की ओर आगे बढ़ रहे यूनाइटेड किंगडम एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई है। मई में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण यहां नए मामलों में करीब 50% का उछाल आया है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज द्वारा की गई स्टडी में यह बात सामने आई है। यह स्टडी तब सामने आई जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में अनलॉक की प्रक्रिया को जुलाई तक टालने का फैसला किया था। अब सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है कि स्टडी भी प्रधानमंत्री के फैसले को सही ठहराती है। बता दें कि बोरिस जॉनसन ने हाल ही में ऐलान किया था कि अब अनलॉक की प्रक्रिया 19 जुलाई से लागू होगी, जो कि जून में शुरू होने वाली थी। ये फैसला डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण लिया गया था, जो भारत में सबसे पहले पाया गया था। स्टडी के मुताबिक नए वेरिएंट का विस्तार अब तेजी से हो रहा है। सिर्फ 11 ही दिन में मामले डबल हो रहे हैं। ये बहुत ही निराशाजनक संकेत है। इस स्टडी के लिए करीब 1 लाख से अधिक लोगों की जांच भी की गई है। ब्रिटेन में करीब आधा दर्जन युवा आबादी ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है, लेकिन जबकि करीब 3/3 हिस्से को एक डोज लग चुकी है। ऐसे में स्टडी में कहा गया है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को पूरा करने की जरूरत है। वहीं देश में कोरोना के नए मामले पाए जाने पर रफ्तार अब धीमी हो रही है। लगातार 10वें दिन संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी पहले से कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 67,208 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 2,330 संक्रमितों की जान चली गई है। बीते दिन 1,03,570 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 38,692 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 62,224 केस दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 35वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। 16 जून तक देश भर में 24 करोड़ 55 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,63,000 टीके भी लगाए गए हैं। वहीं अब तक करीब 38 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा रहा। वहीं सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि कोविशील्ड की सिंगल डोज डेल्टा के खिलाफ
61% प्रभावी है। कोविशील्ड की खुराक के बीच अंतराल को लेकर हो रही बहस पर उन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और नए आंकड़ों के आधार पर उचित कदम भी उठाएंगे। अरोड़ा ने कहा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने का फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया गया था और अब इस बारे में NTAGI के सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कल टीका निर्माण तकनीक में कहा जाता है कि टीके की खुराकों के बीच अंतराल कम करना लोगों के लिए फायदेमंद है, तो भले ही इससे महज 5 या 10% ही अधिक लाभ मिल रहा हो, तो समिति गुणदोष और समझ के आधार पर इस बारे में फैसला लेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। चलिए तो ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सीबीएसई बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई सौंपेगी असेसमेंट रिपोर्ट। जल्द ही अब असेसमेंट रिपोर्ट सौंपने के बाद सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले पर आज खुलासा होने जा रहा है। बड़ी और अहम खबर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज असेसमेंट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीबीएसई के 13 सदस्यों के पैनल ने ये रिपोर्ट बनाई है। 1 जून को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द हुई थी, उसके बाद आज असेसमेंट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तमाम जो पैनल के अधिकारी थे उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार कर ली है और सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद फॉर्मूले का ऐलान होगा कि आखिर किस फॉर्मूले पर। चलिए तो अब खबरों की ओर रुख करते हैं। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद केरल में आज से कुछ और छूट मिलने जा रही है, जिसमें आंशिक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। आज तिरुवनंतपुरम में लोग सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रा करते हुए दिखेंगे। हालांकि सप्ताहांत पर पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से संचालित आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें आज से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। बता दें कि केरल सरकार ने बीते मंगलवार को पाबंदियों में छूट देने का फैसला किया था। सरकार ने पाबंदियों में छूट से संबंधित कई कदमों की घोषणा भी की है, जिनमें जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने 8 मई से लॉकडाउन लगाया था। वहीं दिल्ली की ओखला मंडी में कोरोना महामारी की वजह से ग्राहक कम होने से आम की बिक्री भी अब कम हो गई है। एक आम विक्रेता का कहना है कि आम तो काफी हैं, लेकिन आम की बिक्री पर लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ता है। दिल्ली से बाहर के लोग चले गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो फिर आम के दाम बढ़ जाएंगे। बुरा हाल है इस समय, काम नहीं बिल्कुल 2 पैसे का भी। ग्राहक कोई निकलने को राजी नहीं है, लेने को राजी नहीं है। कोई 10 रुपए बढ़ जाए, कभी 10 रुपए घट जाते हैं। ये हाल है। टमाटर सारा सड़ा हुआ आ रहा है, शिमला मिर्ची खराब आ रही है। सारे सौदे में कोई रोन-चोन है नहीं और ग्राहक निकलने को राजी नहीं है। लोग काम बिल्कुल ठप्प है बिल्कुल इस समय।
अब जो वैसे तो इसमें इतनी भीड़ होती है कि इसमें कोरोना की वजह से भीड़ तो कम हो गई है, ग्राहक भी कम हो गया है, ग्राहक भी कम आ रहा है मंडियों में। किसान भी परेशान है और भीड़ भाड़ भी कम आ रही है। मास्क पे पूरी कर रही है, मास्क हम भी बोलते हैं भाई मास्क लगा के रखो। और तो ठीक है, जैसा चल रहा है चल ही रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है, पहले से माल नहीं आ रहा है और जो रेट यहाँ मिल रहा है वही रेट खोज रहा है लोग। डबल हो गया, सीधे सीधे डबल। सब्जी बेचते हैं। वहीं मुंबई में एंटीलिया मामले की जांच कर रही एनआईए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया है। एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर पर इस वक्त मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम सुबह 6:30 बजे सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा काफी समय से एनआईए की रडार पर थे, लेकिन इस मामले में एनआईए के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत उस समय नहीं थे। प्रदीप शर्मा का घर मुंबई के अंधेरी में जेपी नगर इलाके की भगवान भवन बिल्डिंग में है। वो इस बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर रहते हैं। प्रदीप शर्मा शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं इन सब पर घटना पर बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है। अभी मनसुख हिरन हत्याकांड में प्रदीप शर्मा जो शिवसेना के उपनेता उम्मीदवार है, उसके घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। इसके पहले शिवसेना के प्रवक्ता सचिन वादे गिरफ्तार किए गए थे। ध्यान में रहे, शिवसेना मंत्री अनिल परब के पार्टनर सदानंद कदम के पार्टनर ने सचिन वादे को मनसुख की हत्या करने के लिए प्राणो गाड़ी दी थी। ये तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की माफिया सेना की कमाल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब फारसी ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। बुजुर्ग तांत्रिक की दाढ़ी काटने की घटना के वीडियो को भड़काऊ बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों के ही युवक उम्मैद पहलवान इदरीसी ने डाला था। वो खुद को सपा का नेता बताता है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। उसके फेसबुक पर डाले गए वीडियो से ही मामला तूल पकड़ रहा था। इसके बाद से ये वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। चलिए इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे अपने संपन्न परिवार होने के नाते से सारी स्कीमें अपने आप हम अपना काम चला सकते हैं और इसमें मैंडेट नहीं है परिवार पहचान पत्र। हमने छूट दी है, जिसको बनवाना बनवाएगा, जिसको नहीं बनवाना नहीं बनवाएगा। लेकिन ये शर्त तो हम लगा ही सकते हैं कि जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है वो परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाएगा। इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा हरियाणा, नया हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, सक्षम हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, सामर्थ्य हरियाणा, ऐसे हरियाणा की कल्पना लेकर आगे चल रहे हैं और हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, उसके स्वास्थ्य की चिंता हो, उसको सुरक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, स्वावलंबी हो और उसका स्वाभिमान ये भी सुरक्षित रहे। क्योंकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते स्वाभिमान ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी व्यक्ति को हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि सरकार की योजनाओं का जो भी पात्र व्यक्ति है उसको अपने आप उसके घर तक पहुंचे। ये योजना, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन के नाते से जैसा 25 दिसंबर को हम सुशासन वर्ष, सुशासन दिवस हम मनाते हैं, इसमें भी बहुत आगे बढ़े हैं। आईटी के ऊपर आधारित सारी हमारी स्कीमें शुरू हुई हैं और इससे तत्परता बढ़ती है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। एक योजना का उन्होंने आज उद्घाटन किया है जिसमें मंच पर उनके साथ तमाम बड़े नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। चलिए आप खबरों की ओर रुख करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को लेकर तंज कसने को कहा है कि चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। उनके फैमिली में ही विवाद चल रहा है और उसका जिम्मेदार वो जेडीयू और बीजेपी को ना बनाए। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। जमाई ना देखा तो अपना मुंह सा देखते रह गए। साहब बड़ा गरूर था, उन्हें हमें दिल नहीं देने का। तो जो गरूर और घमंड में जीते हैं उनके साथ यही होता है। जब आईना देखते हैं तो पता चलता है इतना छोटा सा मुंह। अब झूठ मूठ का हमें कोस रहे हैं, क्या फायदा। चिराग तले अंधेरा तो हमेशा होता है। कभी किसी चिराग के नीचे रोशनी देखी है? नहीं। अब चिराग के ऊपर की रोशनी को उन्हीं के घर के लोग पानी लेके बुझा रहे हैं, तो उसमें जेडीयू कहां से आ गई, भाजपा कहां से आ गई। भतीजा के इस विवाद में हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं। पारस जी की अपनी व्यथा है, उनका अपना दुख है, चिराग की अपनी कथा है। तो न किसी की व्यथा से मतलब, न किसी की कथा से मतलब, हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस और नकारात्मकता ये बिल्कुल पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलवाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो अच्छा बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, तो नकारात्मकता ही फैलाएंगे। ये देश समझ चुका है। सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, इनका एक ही काम है, हम तैयार हैं जी, हम बिल्कुल तैयार हैं जी, हम कर लेंगे जी। और जब मुसीबत आ जाएगी तो हमारे पास ये नहीं है जी, हमारे पास वो नहीं है जी, केंद्र ने ये नहीं दिया जी, केंद्र ने वो नहीं दिया जी। फिर किस बात की तैयारी। आज भी वो कह रहे हैं कि तीसरी वेव की तैयारी करने हैं। भगवान ना करे तीसरी वेव आए, आ गई तो फिर कहेंगे कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास आईसीयू नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा है। ठीकरा फोड़ना है। दिल्ली की जनता भी समझ गई है, देश की जनता भी समझ गई। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने चिराग पासवान और कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि चिराग को घर के विवाद निपटा लेने चाहिए, उनका अंदरूनी मसला है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। पूरी तरह से हताशा से उपजा हुआ बयान है। जहां पार्टी पर परिवार ज्यादा भारी हो, वहां विचारधारा या लोकतंत्र ये शब्द बेमानी हो जाते हैं। और शायद इसीलिए आज संसदीय दल हो या उनके पार्टी का नेशनल जो स्ट्रक्चर है, आज चिराग पासवान और
पशुपति पारस। अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से पार्टी नहीं, परिवार के दो महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच का द्वंद्व है और पार्टी उस पर विभाजित है, इसलिए किसी और के कुछ भी बयान देने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस निश्चित तौर पर वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के जिस तरह के बयान पूर्व में भी देती रही है और एक बार फिर गुमराह करने वाले बयान उनके आए हैं, इससे वैक्सीनेशन की गति अगर कम होती है तो निश्चित तौर पर इस विकट स्थिति का सामना करने में देश को कठिनाइयां होंगी। और जब तीसरे चरण की आहट लोग महसूस करने की स्थिति में आ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के जरिए वो स्थिति नहीं आने देना है। वैक्सीनेशन एक कारगर भूमिका का निर्वहन करेगा और इसलिए कांग्रेस को अपने रवैये पर विचार करना चाहिए। ये खबर यूपी के गोंडा से है, जहां तरबगंज सीएससी पर सोमवार की रात मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में एक गर्भवती महिला का प्रसव कराया गया। हद तो तब हो गई जब काफी अनय विनय के बाद भी जनरेटर में तेल न होने का बहाना बनाया गया। इतना ही नहीं, प्रसूता को सीएचसी अधीक्षक देखने भी नहीं आए। रामपुर टेगरहा निवासी आशीष मिश्रा ने बताया कि उनकी पत्नी नीरज को प्रसव पीड़ा उठने के बाद आशा कार्यकर्ता अनीता तिवारी के साथ एम्बुलेंस से लेकर 9 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरबगंज पहुंचे थे। सीएससी के बाहर सोलर लाइट जल रही थी, लेकिन अंदर वार्ड में गुप्त अंधेरा कायम था। जनरेटर में डीजल न होने से पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा था। डिलीवरी रूम में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स रेशु और मंजू ने पीड़िता को अनियंत्रण में ले जाने की सलाह भी दी। अनीता तिवारी के गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए वार्ड में ले जाकर टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में प्रसव कराया गया। लड़की पैदा होने पर जच्चा और बच्चा दोनों को ही बाहर लाकर बेंच पर पटक दिया गया। इतना ही नहीं, जब इस बारे में नर्स से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। डिलीवरी के लिए पेशेंट आए हुए थे, डिलीवरी आपने कैसे? चलिए, इसी बीच सीबीएसई बोर्ड को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड को लेकर ये बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट मामले में सीबीएसई में अब सुनवाई हो गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के रिजल्ट मामले पर सुप्रीम सुनवाई आज हुई है। जिस तरह से असेसमेंट रिपोर्ट दर्ज की गई थी उसके बाद अब सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से मार्किंग स्कीम के बारे में पूछा है कि आप किस तरह से मार्किंग करेंगे। सरकार ने 12वीं के अंकों का फॉर्मूला भी बताया है। अब जिस तरह से हाल ही में 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई थी उसके बाद ये फॉर्मूला बनाया जा रहा था। तमाम 10 और 10वीं और 11वीं के 30-30% नंबर आधार बनेंगे। ये अब स्कूलों द्वारा कहा गया है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा कहा गया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड रिजल्ट भी इसको आधार बनाया जाएगा। बड़ी और अहम खबर सीबीएसई को लेकर बता रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीएसई मामले को लेकर सुनवाई हुई है। 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। असेसमेंट रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अब इसी रिपोर्ट पर सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड से सवाल पूछा है कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, और इसी पर सीबीएसई ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बताया उन्होंने सीबीएसई ने, और तमाम तरह की चीजें बताई हैं कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो भी प्री बोर्ड के एग्जाम हुए थे उनको आधार बनाकर नंबर दिए जाएंगे और जितने भी प्री बोर्ड का रिजल्ट होगा उसको ही आधार बनाया जाएगा नंबर के लिए। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, जिसमें अब सुप्रीम सुनवाई इस मामले में और फैसला भी हालांकि आना बाकी है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी, किस तरह से क्या कुछ रिजल्ट किस तरह से बनेगा, ये फिलहाल जांच का विषय है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको। उत्तर प्रदेश से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। गोरखपुर का आज दौरा वो कर रहे हैं और इस बीच ये जनता दरबार जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। जनता की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया है, जिसमें निस्तारण के भी आदेश दे दिए गए हैं। जो भी समस्याएं लोगों को थी उनके निस्तारण के आदेश दे दिए गए। गोरखनाथ मंदिर में दरबार ये लगाया गया है। फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर मंदिर में उन्होंने एक जनता दरबार लगाया, जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस खबर पर गोविंद कुशवाहा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है इस मामले में, जिस तरह से ये आज दरबार लगाया गया है सीएम योगी द्वारा? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर दौरे पर आते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है। फिलहाल कोविड काल में कुछ महीनों से जनता दर्शन कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार फिर जनता दर्शन उन्होंने लगाया, जहाँ गोरखपुर जनपद के अलावा बाहर दूर दराज के जनपद से भी फरियादी आए थे और वहां पे मौजूद अधिकारियों को सीएम ने सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इनके जो भी परेशानी उसका निस्तारण किया जाए। जी, किस तरह की समस्याएं लोगों की देखने को मिली यहाँ पर गोविंद? जी, ज्यादातर समस्याएं जमीन संबंधी आई हुई थी, कुछ समस्याएं पारिवारिक थी। तो कुल मिला जुला कर कहें ज्यादातर समस्या जो थी वो जमीन के संबंधी थी, मामला है। तो सभी समस्याओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं निस्तारण के, तो आखिर कितना समय इनको लगेगा निस्तारण के लिए? जी, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि जो भी समस्याएं हैं जल्द निस्तारण किया जाए और उसको मॉनिटरिंग भी की जाती है कि कहाँ की समस्याएं ज्यादा आ रही है, वहाँ के अधिकारियों से वार्तालाप भी किया जाता है और वहाँ जो भी अधिकारी हैं गोरखपुर के दौरे पर गोविंद सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैं, क्या कुछ उनकी और कोई प्लानिंग है या सिर्फ जनता दरबार के लिए वो आए थे? नहीं, जनता दरबार के बाद सीधे वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहाँ कोविड जो तीसरी लहर की आशंका है उसके मद्देनजर बच्चों के लिए इको वार्ड बनी है उसका निरीक्षण करेंगे। वहाँ पे वो स्वास्थ्य बैठक करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद वो नगर निगम में आएंगे, जहाँ रेहड़ी पटरी व्यवसायी जो है उनका टीकाकरण होगा, उनसे वो बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला सफलता के सोपान पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें अपना चेयरमैन बना दिया है। नडेला जॉन थॉम्पसन का स्थान अब लेंगे। गौरतलब हो कि सत्या नडेला साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। इसके बाद लिंक्डइन, नॉनसेंस और कम्युनिकेशन और जेनमिन जैसी कई कंपनियों के अरबों डॉलर के अधिग्रहण में सत्या नडेला की अहम भूमिका रही है।
कंपनी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि थॉमसन अब प्रमुख इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। थॉमसन ने साल 2014 में बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स अब कंपनी के बोर्ड में नहीं है और वो बिल और मेलिंडा गेट्स के परोपकारी कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में प्रति शेयर 56 सेंट का तिमाही लाभांश देने का निर्णय भी लिया है। भारत में कोरोना की वजह से ही हो रहे विनाश के कारण माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी काफी दुखी थे। उन्होंने इस स्थिति में मदद का भी भरोसा भारत को दिलाया था और मदद की भी थी। वहीं कोरोना वायरस को मात देने की ओर आगे बढ़ रहे यूनाइटेड किंगडम एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई है। मई में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण यहां नए मामलों में करीब 50% का उछाल आया है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज द्वारा की गई स्टडी में यह बात सामने आई है। ये स्टडी तब सामने आई जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में अनलॉक की प्रक्रिया को जुलाई तक टालने का फैसला किया था। अब सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है कि स्टडी भी प्रधानमंत्री के फैसले को सही ठहराती है। बता दें कि बोरिस जॉनसन ने हाल ही में ऐलान किया था कि अब अनलॉक की प्रक्रिया 19 जुलाई से लागू होगी, जो कि जून में शुरू होने वाली थी। ये फैसला डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण लिया गया था, जो भारत में सबसे पहले पाया गया था। स्टडी के मुताबिक नए वेरिएंट का विस्तार अब तेजी से हो रहा है। सिर्फ 11 ही दिन में मामले डबल हो रहे हैं। ये बहुत ही निराशाजनक संकेत है। इस स्टडी के लिए करीब 1 लाख से अधिक लोगों की जांच भी की गई है। ब्रिटेन में करीब आधा दर्जन युवा आबादी ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है, लेकिन जबकि करीब 3/3 हिस्से को एक डोज लग चुकी है। ऐसे में स्टडी में कहा गया है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को पूरा करने की जरूरत है। वहीं देश में कोरोना के नए मामले पाए जाने पर रफ्तार अब धीमी हो रही है। लगातार 10वें दिन संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी पहले से कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 67,208 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 2,330 संक्रमितों की जान चली गई है। बीते दिन 1,03,570 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 38,692 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 62,224 केस दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 35वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। 16 जून तक देश भर में 24 करोड़ 55 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,63,000 टीके भी लगाए गए हैं। वहीं अब तक करीब 38 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा रहा। वहीं सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा कि कोविशील्ड की सिंगल डोज डेल्टा के खिलाफ 61% प्रभावी है। कोविशील्ड की खुराक के बीच अंतराल को लेकर हो रही बहस पर उन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और नए आंकड़ों के आधार पर उचित कदम भी उठाएंगे। अरोड़ा ने कहा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल 4 से 6 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने का फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया गया था और अब इस बारे में एनटीएजीआई के सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कल टीका निर्माण तकनीक में कहा जाता है कि टीके की खुराकों के बीच अंतराल कम करना लोगों के लिए फायदेमंद है, तो भले ही इससे महज 5 या 10% ही अधिक लाभ मिल रहा हो, तो समिति गुणदोष और समझ के आधार पर इस बारे में फैसला लेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। चलिए तो ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सीबीएसई बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई सौंपेगी असेसमेंट रिपोर्ट। जल्द ही अब असेसमेंट रिपोर्ट सौंपने के बाद सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले पर आज खुलासा होने जा रहा है। बड़ी और अहम खबर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज असेसमेंट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीबीएसई के 13 सदस्यों के पैनल ने ये रिपोर्ट बनाई है। 1 जून को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द हुई थी, उसके बाद आज असेसमेंट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तमाम जो पैनल के अधिकारी थे उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार कर ली है और सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद फॉर्मूले का ऐलान होगा कि आखिर किस फॉर्मूले पर। चलिए तो अब खबरों को रुख करते हैं। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद केरल में आज से कुछ और छूट मिलने जा रही है, जिसमें आंशिक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। आज तिरुवनंतपुरम में लोग सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रा करते हुए दिखेंगे। हालांकि सप्ताहांत पर पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से संचालित आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें आज से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। बता दें कि केरल सरकार ने बीते मंगलवार को पाबंदियों में छूट देने का फैसला किया था। सरकार ने पाबंदियों में छूट से संबंधित कई कदमों की घोषणा भी की है, जिनमें जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने 8 मई से लॉकडाउन लगाया था। वहीं दिल्ली की ओखला मंडी में कोरोना महामारी की वजह से ग्राहक कम होने से आम की बिक्री भी अब कम हो गई है। एक आम विक्रेता का कहना है कि आम तो काफी है, लेकिन आम की बिक्री पर लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ता है। दिल्ली से बाहर के लोग चले गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो फिर आम के दाम बढ़ जाएंगे। बुरा हाल है, इस समय काम नहीं, बिल्कुल 2 पैसे का भी। ग्राहक कोई निकलने को राजी नहीं है, लेने को राजी नहीं है। कोई 10 रुपए बढ़ जाए, कभी 10 रुपए घट जाते हैं, ये हाल है। टमाटर सारा सड़ा हुआ आ रहा है, शिमला मिर्ची खराब आ रही है। सारे सौदे में कोई रोन चोन है नहीं और ग्राहक निकलने को राजी नहीं है। लोग काम बिल्कुल ठप्प है बिल्कुल इस समय। अब जो वैसे तो इतनी भीड़ होती है कि इसमें कोरोना की वजह से भीड़ तो कम हो गई है, ग्राहक भी कम हो गया है, ग्राहक भी कम आ रहा है मंडियों में। किसान भी परेशान हैं और भीड़ भाड़ भी कम आ रही है। मास्क पे पूरी कर रही है, मास्क हम भी बोलते हैं भाई मास्क लगा के रखो। और तो ठीक है, जैसा चल रहा है चल ही रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है, पहले से माल नहीं आ रहा है और जो रेट यहाँ मिल रहा है वही रेट खोज रहा है लोग। डबल हो गया, सीधे डबल। सब्जी बेचते हैं। वहीं मुंबई में एंटीलिया मामले की जांच कर रही एनआईए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया है। एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर पर इस वक्त मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम सुबह 6:30 बजे सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा काफी समय से एनआईए की रडार पर थे, लेकिन इस मामले में एनआईए के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत उस समय नहीं थे। प्रदीप शर्मा का घर मुंबई के अंधेरी में जेपी नगर इलाके की भगवान भवन बिल्डिंग में है। वो इस बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर रहते हैं। प्रदीप शर्मा शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं इन सब पर घटना पर बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है। अभी मनसुख हिरन हत्याकांड में प्रदीप शर्मा जो शिवसेना के उपनेता उम्मीदवार है, उसके घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। इसके पहले शिवसेना के प्रवक्ता सचिन वादे गिरफ्तार किए गए थे। ध्यान में रहे, शिवसेना मंत्री अनिल परब के पार्टनर सदानंद कदम के पार्टनर ने
सचिन वाद्रे को मनसुख की हत्या करने के लिए प्राणों गाड़ी दी थी। ये तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की माफिया सेना की कमाल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। चलिए तो ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सीबीएसई बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई सौंपेगी असेसमेंट रिपोर्ट। जल्द ही अब असेसमेंट रिपोर्ट सौंपने के बाद सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले पर आज खुलासा होने जा रहा है। बड़ी और अहम खबर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज असेसमेंट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीबीएसई के 13 सदस्यों के पैनल ने ये रिपोर्ट बनाई है। 1 जून को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द हुई थी, उसके बाद आज असेसमेंट रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तमाम जो पैनल के अधिकारी थे उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार कर ली है और सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद फॉर्मूले का ऐलान होगा कि आखिर किस फॉर्मूले पर। चलिए तो अब खबरों की ओर रुख करते हैं। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद केरल में आज से कुछ और छूट मिलने जा रही है, जिसमें आंशिक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। आज तिरुवनंतपुरम में लोग सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रा करते हुए दिखेंगे। हालांकि सप्ताहांत पर पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से संचालित आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें आज से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। बता दें कि केरल सरकार ने बीते मंगलवार को पाबंदियों में छूट देने का फैसला किया था। सरकार ने पाबंदियों में छूट से संबंधित कई कदमों की घोषणा भी की है, जिनमें जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने 8 मई से लॉकडाउन लगाया था। वहीं दिल्ली की ओखला मंडी में कोरोना महामारी की वजह से ग्राहक कम होने से आम की बिक्री भी अब कम हो गई है। एक आम विक्रेता का कहना है कि आम तो काफी है, लेकिन आम की बिक्री पर लॉकडाउन से बहुत फर्क पड़ता है। दिल्ली से बाहर के लोग चले गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो फिर आम के दाम बढ़ जाएंगे।
बुरा हाल है इस समय, काम नहीं है बिल्कुल 2 पैसे का भी। ग्राहक कोई निकलने को राजी नहीं है, लेने को राजी नहीं है। कोई 10 रुपए बढ़ जाए, कभी 10 रुपए घट जाते हैं, ये हाल है। टमाटर सारा सड़ा हुआ आ रहा है, शिमला मिर्ची खराब आ रही है, सारे सौदे में कोई रोन चोन है नहीं और ग्राहक निकलने को राजी नहीं है। लोग काम बिल्कुल ठप्प है बिल्कुल इस समय। अब जो वैसे तो इसमें इतनी भीड़ होती है कि इसमें कोरोना की वजह से भीड़ तो कम हो गई है, ग्राहक भी कम हो गया है, ग्राहक भी कम आ रहा है मंडियों में। किसान भी परेशान हैं और भीड़ भाड़ भी कम आ रही है। मास्क पे पूरी कर रही है, मास्क हम भी बोलते हैं भाई मास्क लगा के रखो। और तो ठीक है, जैसा चल रहा है चल ही रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है पहले से, माल नहीं आ रहा है और जो रेट यहाँ मिल रहा है वही रेट खोज रहा है लोग। डबल हो गया, सीधे डबल। सब्जी बेचते हैं। वहीं मुंबई में एंटीलिया मामले की जांच कर रही एनआईए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया है। एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर पर इस वक्त मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम सुबह 6:30 बजे सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा काफी समय से एनआईए की रडार पर थे, लेकिन इस मामले में एनआईए के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत उस समय नहीं थे। प्रदीप शर्मा का घर मुंबई के अंधेरी में जेपी नगर इलाके की भगवान भवन बिल्डिंग में है। वो इस बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर रहते हैं। प्रदीप शर्मा शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं इन सब पर घटना पर बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है। अभी मनसुख हिरन हत्याकांड में प्रदीप शर्मा जो शिवसेना के उपनेता उम्मीदवार है, उसके घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। इसके पहले शिवसेना के प्रवक्ता सचिन वादे गिरफ्तार किए गए थे। ध्यान में रहे, शिवसेना मंत्री अनिल परब के पार्टनर सदानंद कदम के पार्टनर ने सचिन वादे को मनसुख की हत्या करने के लिए प्राणो गाड़ी दी थी। ये तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की माफिया सेना की कमाल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही काम करते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबिक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ रूम ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली हम खबरों की ओर कर लेते हैं। बुजुर्ग तांत्रिक की दाढ़ी काटने की घटना के वीडियो को भड़काऊ बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों के ही युवक उम्मैद पहलवान इदरीसी ने डाला था। वो खुद को सपा का नेता बताता है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। उसके फेसबुक पर डाले गए वीडियो से ही मामला तूल पकड़ रहा था। इसके बाद से ये वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को लेकर तंज कसने को कहा है कि चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। उनके फैमिली में ही विवाद चल रहा है और उसका जिम्मेदार वो जेडीयू और बीजेपी को ना बनाए। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। जमाई ना देखा तो अपना मुंह सा देखते रह गए। साहब बड़ा गरूर था, उन्हें हमें दिल नहीं देने का। तो जो गरूर और घमंड में जीते हैं उनके साथ यही होता है। जब आईना देखते हैं तो पता चलता है इतना छोटा सा मुंह। अब झूठ मूठ का हमें कोस रहे हैं, क्या फायदा। चिराग तले अंधेरा तो हमेशा होता है। कभी किसी चिराग के नीचे रोशनी देखी है? नहीं। अब चिराग के ऊपर की रोशनी को उन्हीं के घर के लोग पानी लेके बुझा रहे हैं, तो उसमें जेडीयू कहां से आ गई, भाजपा कहां से आ गई। भतीजा के इस विवाद में हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। पारस जी की अपनी व्यथा है, उनका अपना दुख है, चिराग की अपनी कथा है। तो न किसी की व्यथा से मतलब, न किसी की कथा से मतलब। हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस और नकारात्मकता ये बिल्कुल पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के बारे में कुछ न ही बोलवाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो अच्छा बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, तो नकारात्मकता ही फैलाएंगे। ये देश समझ चुका है। सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, इनका एक ही काम है, हम तैयार हैं जी, हम बिल्कुल तैयार हैं जी, हम कर लेंगे जी। और जब मुसीबत आ जाएगी तो हमारे पास ये नहीं है जी, हमारे पास वो नहीं है जी, केंद्र ने ये नहीं दिया जी, केंद्र ने वो नहीं दिया जी। फिर किस बात की तैयारी। आज भी वो कह रहे हैं कि तीसरी वेव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान न करे तीसरी वेव आए, आ गई तो फिर कहेंगे कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास आईसीयू नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा है। ठीकरा फोड़ना है। दिल्ली की जनता भी समझ गई है, देश की जनता भी समझ गई। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने चिराग पासवान और कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि चिराग को घर के विवाद निपटा लेने चाहिए, उनका अंदरूनी मसला है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। पूरी तरह से हताशा से उपजा हुआ बयान है। जहां पार्टी पर परिवार ज्यादा भारी हो, वहां विचारधारा या लोकतंत्र ये शब्द बेमानी हो जाते हैं। और शायद इसीलिए आज संसदीय दल हो या उनके पार्टी का नेशनल जो स्ट्रक्चर है, आज चिराग पासवान और पशुपति पारस अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से पार्टी नहीं, परिवार के दो महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच का द्वंद्व है और पार्टी उस पर विभाजित है। इसीलिए किसी और के कुछ भी बयान देने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस निश्चित तौर पर वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के जिस तरह के बयान पूर्व में भी देती रही है और एक बार फिर गुमराह करने वाले बयान उनके आए हैं, इससे वैक्सीनेशन की गति अगर कम होती है तो निश्चित तौर पर इस विकट स्थिति का सामना करने में देश को कठिनाइयां होंगी। और जब तीसरे चरण की आहट लोग महसूस करने की स्थिति में आ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के जरिए वो स्थिति नहीं आने देना है। वैक्सीनेशन एक कारगर भूमिका का निर्वहन करेगा और इसलिए कांग्रेस को अपने रवैये पर विचार करना चाहिए। ये खबर यूपी के गोंडा से है, जहां तरबगंज सीएससी पर सोमवार की रात मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में एक गर्भवती महिला का प्रसव कराया गया। हद तो तब हो गई जब काफी अनय विनय के बाद भी जनरेटर में तेल न होने का बहाना बनाया गया। इतना ही नहीं,
पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना। समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबिਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। जो पंजाब का नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ पंजाब ने हासिल किया पहला स्थान। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। पंजाब सरकार रखे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। सुप्रीम कोर्ट में हुई सीबीएसई मामले की सुनवाई। कोर्ट ने सीबीएसई से मार्किंग स्कीम के बारे में पूछा। सीबीएसई बोर्ड ने कहा 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड होगा रिजल्ट का आधार। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में सपा नेता के खिलाफ एफआईआर। फर्जी कहानीगढ़ पीड़ित बुजुर्ग संग किया था फेसबुक लाइव। मुश्किल में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। एंटीलिया केस एनआईए ने किया गिरफ्तार। आवास पर भी छापेमारी। और पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय की सीआरपीएफ सुरक्षा हटाई। मुकुल ने सुरक्षा हटाने के लिए लिखा था पत्र। बंगाल सरकार ने मुकुल को दी 22 श्रेणी की सुरक्षा। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका हिंदी बुलेटिन में। और अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषयों में से 3 विषयों के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों को एवरेज लिया जाएगा और वहीं 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे निकाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि परिणाम समिति ने परीक्षा की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज पर फैसला किया। चलिए इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की दिखा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां वो आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और वहीं एक बार फिर से स्वास्थ्य केंद्र का वो निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, वहीं उन्होंने एक जनता दरबार भी लगाया। गोरखपुर मंदिर में ये जनता दरबार लगाया गया था और इस निरीक्षण से पहले उन्होंने तमाम लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं और उनका निस्तारण करने के लिए मौके से ही निर्देश भी दे दिए हैं। और अब ये सीधी तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके बाद समीक्षा बैठक की जाएगी और जो भी कमियां यहां पर मिलेगी उसको लेकर तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे। सीधी तस्वीरें गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैं और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि तैयारियां भी शुरू पहले से ही हो गई थी और अब इन तैयारियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं। केंद्र का वो निरीक्षण कर रहे हैं और इसी बीच एक वाहन को भी रवाना करने की उनकी प्लानिंग है, जिसके तहत अब ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। समीक्षा बैठक भी की जाएगी और सीधी तस्वीरें
यूपी के गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जनता दरबार लगाया गया था। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जनता की समस्याएं सुनी थी और उनका मौके से ही निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। और अब ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बता दें कि लगातार इस तरह के दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और इसी को लेकर सम्मानित भी वो लोगों को कर रहे हैं। गोरखपुर की ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निगम के कर्मचारियों को यहां पर सम्मानित कर रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वाहन को भी देखिए आप, हरी झंडी वो दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर जनता दरबार, उसके बाद नगर निगम की इन गाड़ियों को, इन वाहनों को सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पूरे तरीके से ये वाहन भी सजे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ अब हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित भी किया था और केंद्र का भी निरीक्षण किया था और साथ ही उससे पहले जनता दरबार भी लगाया था। आपको बता दें कि ये कोई पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं और इन दौरों के बीच अब गोरखपुर का यह दौरा है। किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, कोविड को कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं और उनके जो प्रयास हैं उनका नतीजा भी देखने को मिला है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस काफी अब कम हो गए हैं। दूसरी लहर जो थी वो खत्म होने के कगार पर आ गई है और नगर निगम और गोरखपुर में सीएम मौजूद हैं यहाँ पर, जहां पर उनका स्वागत भी किया गया है। मंच से वो आप देख सकते हैं उनको, मंच पर उनके साथ कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद हैं और ये कार्यक्रम रखा गया है। वाहनों को भी आज हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि तमाम जो भी यहाँ पर कार्यक्रम है उसकी स्थिति भी, उसको कार्यक्रम की पूरी समीक्षा भी उन्होंने की है और तमाम जो भी कार्यक्रम है उसके लिए पूरे निर्देश और जिस तरह से कार्यक्रम होगा उसको लेकर पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई है। नगर निगम गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वो सीधी तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरे तरीके से यहां पर पालन किया जा रहा है। चलिए तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से सीबीएसई की बात कर रहे थे उसी पर विश्वसनीयता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला लिया जाएगा और वेटेज पर ही ये फैसला लिया जाएगा। इस तरह से आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसको लेकर ये तमाम चीजें हैं और ये कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंकेगी। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कहा है कि आने वाले समय में यूपी बीजेपी में ही सरकार बनेगी और विधानसभा चुनाव में मोदी और योगी के नेतृत्व में पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। से विधायक समाजवादी पार्टी में जाएं या समाजवादी पार्टी से कहीं जाएं, इसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और समाजवादी बसपा भी लोकसभा के चुनाव में दोनों एक साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लड़ी थी। फिर भी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 65 सीटें आई और अब निश्चित तौर से विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आप देखिएगा कि चाहे आया राम गया राम होता रहे, लेकिन मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पिछली बार से भी ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली में मानसून के पहुंचने में अभी भले ही समय हो, लेकिन गुरुवार सुबह पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। दिल्ली में आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और से मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। कुछ इलाकों में तो लोग मौसम का आनंद लेते भी नजर आए हैं, जबकि कुछ संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश से होने वाले नुकसान को लेकर भी डर बना हुआ। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बारिश का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। भारी गर्मी जो थी, भीषण गर्मी, उससे लोगों को राहत मिली है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था उसको लेकर राजधानी में आज बारिश हुई है, जिससे सड़कें कहीं ना कहीं तो भीगी नजर आई हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बारिश से पानी भी काफी भर गया है। कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है, लेकिन मौसम काफी सुहावना हो गया है। लोग इसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
वहीं पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है और घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1 घंटे में आरोपी को धर दबोचा। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मंदिर के दान पात्र में करीब 3 साल का चढ़ावा था, जिसे एक पल्ले में चोरों ने साफ कर दिया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। चलिए इस बीच सीधे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बड़ी जानकारी दी है। आज मामले में सुनवाई हुई थी और इसी को लेकर कहा गया है कि 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आने की संभावनाएं उन्होंने जताई है। एजी के वेणुगोपाल ने यह संभावनाएं जताई है। आईसीएसई 12वीं के 30 जुलाई तक नतीजे आने की संभावना है। नतीजों से असंतुष्ट बच्चों को परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। तो ये सीधी बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई है। जिस तरह से असेसमेंट रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और सरकार से कई अहम सवाल किए, जिस पर एक बार फिर से 12वीं में प्री बोर्ड के 40 अंक को आधार बनाया जाएगा। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। नतीजों से असंतुष्ट बच्चों को परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा। किस तरह से आधार बनाया गया है वो भी बता देते हैं आपको। 12वीं की मार्कशीट को लेकर ये आधार 13 सदस्य जो समिति बनी थी उसने ये फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। 10वीं के 5 विषय में से 3 विषयों में सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। 11वीं के 5 विषयों में से एवरेज मार्क्स को लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल के नंबर लिए जाएंगे। इस हिसाब से 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं के 40% नंबर के आधार पर नतीजे बनाए जाएंगे और अगर कोई भी विद्यार्थी इन नतीजों से असंतुष्ट है तो उसको परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा। ये तमाम जो दावे हैं वो सीबीएसई और सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके दौरान रखे गए हैं और कहा गया है कि नतीजे अब जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। 12वीं में प्री बोर्ड के 40 अंकों को आधार बनाया जाएगा और नतीजों से असंतुष्ट बच्चों को परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग मुस्लिम से अब्दुल से मारपीट के मामले में एक बार फिर से अब नया रुख आ गया है और इस बीच कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। गाजियाबाद के लोनी में जो बुजुर्ग के साथ मारपीट और उनके दाढ़ी काटने का जो मामला सामने आया था, उसको लेकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये एसपी बोल रहे हैं और भी कई अहम जानकारियां उन्होंने दी है। बता दें कि जिस तरह से ये मामला सामने आया उसमें अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गाजियाबाद ग्रामीण एसपी डॉक्टर इराज राजा ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराए जाने के कारण शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई की जाएगी। तक टोटल 5 एक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं और 3 लोग जेल जा चुके हैं, 2 अन्य को कल जेल भेजा जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस ने की है। सारे फैक्ट्स हमने जो भी इनके द्वारा गलत बताए गए थे उनको हमने सबको टेस्टिफाई किया है, सबको चेक किया है। आप मीडिया में कई सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं जो कि लगातार चल रहे हैं, जो कि प्रॉपर बाइट्स या किसी न किसी रिकॉर्ड के आधार पर है। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें इनके द्वारा कहा गया था कि ये अज्ञात हैं, लेकिन इनके द्वारा 3 बार प्रवेश से बात है, 13 बार इंतजार से बात है और 5 बार बोना से बातचीत है। और इसके अलावा ये ऑटो से नहीं गए थे, ये इंतजार के साले बोना के साथ प्रवेश के घर तक गए थे। उसके पहले इंतजार के साले बोना ने कुछ तावीज बनवाने के लिए इनको अपने पास लोनी बुलाया था, उसके बाद ही ये उनको वहां पर छोड़ने गया था। तो जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो सब हमने, नो डाउट घटना हुई थी, घटना में हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, आगे भी और अच्छी कार्रवाई करेंगे। इसमें और भी जो धाराएं बन रही होंगी हम उनकी भी वृद्धि करके इनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, जो तथ्य झूठ हैं, जो गलत बोला जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे।
खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर गांव समैन में बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने अपने घर में बैठे 3 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे अपने ससुराल आए हरियाणा पुलिस के जवान सहित 3 को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां रोहित नाम के एक युवक ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया, जबकि हरियाणा पुलिस के जवान और एक अन्य का इलाज अभी चल रहा है। हालांकि पुलिस इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन घायल हरियाणा पुलिस के जवान का कहना है कि गांव की आपसी रंजिश के चलते शायद इस घटना को अंजाम दिया गया है। घायल अनीश ने बताया कि वो अपने ससुराल में संदीप और रोहित के पास घर में बैठा था। अचानक 3 बाइकों पर सवार होकर कुछ युवक आए और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसने बताया कि रोहित की उनके पड़ोस में रहने वाले किसी के साथ आपसी रंजिश है और शायद उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इनकी आपसे रंजिश है जी, पहले ही रंजिश बढ़ती रही। और मैं तो यहाँ अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, अपना मेरा इलाज चलवा रहा था। मैं पैरालाइज हूँ मैं तो। और इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई एकदम से आके, मेरे को भी लगी और को भी लगी और भी लगी, और किसी को मेरा पता नहीं किस किस को लगी। कौन थे वो, कुछ पता चला? हाँ, वो पास में पड़ोस में है। वो मैं तो जानता नहीं इस गांव के कौन है ये कौन नहीं है, बस बाकी ये वही है जो शायद राजेंद्र के लड़की है, कुलदीप के राजेंद्र के लड़की है। पुरानी रंजिश बता रहे हैं, पहले क्या सुनी हुई थी इनकी 1-2 महीना पहले। टारगेट किसका? टारगेट का क्या पता, सारे पे गोली चला दी उन्होंने। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर गोलीकांड से हड़कंप मच गया है। दरअसल सरोजनी नगर में अज्ञात हमलावरों ने नरेंद्र यादव की गोली मारकर, गोली लगने से नरेंद्र यादव की घायल भी हो गए हैं। वहीं घायल को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं यूपी के संभल के बनिया ठेर थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। 5 महीने से फरार चल रहे शराब तस्कर पप्पू उर्फ भगवान दास को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि तस्कर की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और इसके साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों को भी तलाश कर रही है। जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज बनिया ठेर पुलिस द्वारा जो है एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम पप्पू सनाब भगवान दास है, जो सिमरई गांव का रहने वाला है, थाना गुन्नौर का। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। ये मार्च महीने से ही फरार चल रहा था, जिसको आज गिरफ्तार करने में बनिया ठेर थाना पुलिस को सफलता मिली है। इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। वहीं भारी बारिश के बाद नेपाल द्वारा बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यूपी बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई जिलों में प्रशासन ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है और यूपी के महाराजगंज में पिछले 3 दिन से मानसूनी बारिश ने जिले में बाढ़ का कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच नेपाल ने बुधवार को बड़ी गंडक नदी में 4,12,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज कर दिया है और इसी वजह से वाल्मीकि नगर में सिंचाई के लिए गंडक नदी पर बनाए गए बैराज के सभी 36 फाटक खोलने पड़े हैं। गंडक नदी तेजी के साथ खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है और इसे देख सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड को हाई अलर्ट पर भी रख दिया गया है। नेपाल से निकली रोहिणी नदी भी बुधवार को खतरे के निशान को पार कर गई है। चंदन नदी, प्यास नदी और पहाड़ी नाला महाव भी डेंजर लेवल के ऊपर बह रहा है। महाव और झरही नदी में आए पानी के सैलाब ने 4 स्थानों पर तटबंध को तोड़ दिया है और इससे भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र ठूटीबारी और बंदरगवा क्षेत्र के कई गांव में पानी घुस गया है। खेरुआ गांव का संपर्क ग्राम बाढ़ की वजह से कट भी गया है।
वहीं त्रिपुरा में प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर केंद्र के खिलाफ अगरतला में एक पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष क्रांति बिस्वा के नेतृत्व में हाथों में पोस्टर लिए कांग्रेस समर्थकों ने कीमतों में वृद्धि के लिए बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमत पर अंबानी और अडानी के कॉरपोरेट को लाभ को पहुंचाने में मदद करने के लिए ईंधन की कीमत बढ़ा रही है सरकार, ये उन्होंने कहा है। वहीं पंजाब के संगरूर में गांव संगतपुरा का एक नौजवान पवित्र सिंह, जिसका 2015 में बीएसएफ में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन एक दुर्घटना में उसका हाथ कट जाने की वजह से उसकी नौकरी ना मिल सकी। उसके बाद उस नौजवान ने हौसला नहीं हारा और अपनी गेम एथलेट्स भी शुरू कर दी, जिसमें उसने अब तक 10 के करीब गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने इस नौजवान की कोई भी मदद नहीं की है। इस दौरान नौजवान का कहना है कि मैं दलित परिवार से हूं और गरीब हूं, मेरे घर का गुजारा मुश्किल से चलता है, मेरे पास डाइट खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि मेरी डाइट का कोई प्रबंध किया जाए ताकि मैं ओलंपिक खेल सकूं। सर ये फरवरी 15 ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਈ ਤੀ BSF ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਰ ਲਈ ਤੀ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਆ ਤੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਤੀ, SSC ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੀ ਤੀ। BSF ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੀ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ 16 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐ ਆਈ ਆ, मैं असल च सर मैनू कोई जानकार बंदे कहते पढ़े लिखे सीनियर, वो कहते भी तू हुण स्टडी कर यार भी, तो मैं स्टडी सर मतलब वो कहते भी कारपेंटरे कर ला, चल IT, तेरा बेस जिहा टुटिया हुआ काफ़ी साल हो गए। तो कारपेंटर की मैं IT कर रही थी वो टाइम, तो उत्थों सर मैं आ रहा थी PRTC 2 बसां भिड़न कारण। ये रोड का काम उदों चल रहा थी चंडीगढ़ तो बठिंडा, तो उदों। वहीं जम्मू के अखनूर क्षेत्र के किसान लीची की फसल से काफी लाभ कमा रहे हैं। बागवानी अधिकारी ने बताया है कि 2 से 3 साल पहले हमने किसानों को प्रशिक्षण देकर लीची गांव में शुरू किया था। जिले में हमने 500 हेक्टेयर क्षेत्र पर लीची लगाई है। 1500 से 2000 किसान हैं जो भरपूर फायदा इसका उठा रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना काल में किसानों की आय पर नुकसान हुआ है, तमाम व्यवसाय धीरे हुए हैं, उस बीच इस तरह की पॉजिटिव खबर काफी सराहनीय है। जिस तरह से जम्मू के अखनूर क्षेत्र में किसान लीची की फसल उगा रहे हैं और उससे काफी लाभ ले रहे हैं। जुलाई 2011 में ये बाग लगाया हार्टिकल्चर की कोलैबोरेशन से, तो तब से हम चल रहे हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आज 10 साल नहीं हुए, समझो 10 साल के करीब है। तो बाग बड़ा एस्टेब्लिश हो गया है। इसमें फ्रूट बीयरिंग कैपेसिटी जो है एक पौधे की 60 से 70 किलो पे आ गई है, जो लगता है कि आने वाले 4-5 साल में तकरीबन 1.5 क्विंटल तक पहुंच जाएगी, पीक पे पहुंच जाएगी। तो इसका अगर हम मान के चलते हैं कि हमें 30-40 रुपये किलो भी मिलेगा होलसेल के भाव से, तो तब भी हमें 5-6 हज़ार एक प्लांट की इंसेंटिव जो है वो आ सकता है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर बाया नदी में जा गिरी। इससे कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक घटना जिले के सरिया बाजार की है। देवरिया जिले के कुडनी थाना में एक बारात गई थी, वहीं लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की भी मांग की है। हाँ, यहाँ बाया नदी में एक अल्ट्रो गाड़ी पैसेंजर लेकर के कूद गया, उसी में 3 आदमी एक्सपायर किया था। उसी के मुआवजा के लिए लोग रोड जाम कर। क्या आश्वासन दिया जा रहा है सर? आश्वासन तो चूंकि इन लोग का घर पारू ब्लॉक में है, तो मुआवजा तो पारू ब्लॉक से मिलेगा, लेकिन घटना स्थल सरैया है, इसलिए हम उसका जो भी आवेदन लिख करके देंगे, जैसा आवेदन होगा उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, बात हुआ है। सीओ साहब बोले कि हम पारू ब्लॉक को बोल देंगे, लिखित देंगे, लेकिन हमारा ब्लॉक तो है नहीं कि हम मुआवजा देंगे, मुआवजा पारू ब्लॉक देंगे। सीओ
वहीं एमपी के भिंड में आयुष विभाग भोपाल, ग्वालियर और मेगांव एसडीएम विजय रॉय की निरीक्षण टीम पर आयुष महाविद्यालय में अभद्रता की गई है। दरअसल निरीक्षण टीम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जरूरी दस्तावेज मांगने पर धक्का मुक्की और धमकी और अभद्रता भी की गई है। वहीं निरीक्षण टीम ने आरएनएस होम्योपैथिक आयुष महाविद्यालय गौरमी के संचालक शिव नारायण सिंह कुशवाहा और उनके बेटे सचिदानंद सिंह पर आरोप लगाते हुए गौरमी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने शासकीय काम में बाधा डालने जैसी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आयुष विभाग के निर्देश से इस संस्था का निरीक्षण किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में आदेश किया गया था कि संस्था का निरीक्षण किया जाकर के उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। इसी के पालन में हम आज समिति के सदस्य, जिसमें होम्योपैथिक महाविद्यालय और आयुष महाविद्यालय के डॉक्टर्स और शिक्षक और मैं उपस्थित था। हमारे द्वारा जब संस्था में पहुंचे तो उनसे आवश्यक दस्तावेज चाहे गए, जो उनके द्वारा देने से इनकार किया गया। साथ ही धमकी भी दी गई और धक्का मुक्की की गई, जिसके संबंध में हमने एफआईआर अभी थाना गौरमी में दर्ज कराई है। किसने धक्का मुक्की वगैरह किसने की? जो संस्था प्रबंधक हैं शिव नारायण और उनके पुत्र जो है सचिदानंद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।